हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं सब आप लोग। सो वेलकम टू द MCS शो। सर ये फास्ट ट्रैक बैच होने वाला है MCS सब्जेक्ट के लिए, और MCS के साथ हम लोग LODR को भी टच करेंगे। और सर बिल्कुल घबराने की दिक्कत नहीं है कि सर फास्ट ट्रैक बैच है, क्या होगा कैसे होगा। सर जैसे मैं एज ए यंगेस्ट फैकल्टी इन इंडिया पढ़ा रहा हूँ, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी अगर ऐसा फैकल्टी है जो मेरी एज में CS के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। सर मेरी 22 एज हो चुकी है और मतलब मेरी CS कंप्लीट है, और उसके बाद मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, और ये मेरा 3rd बैच है MCS सब्जेक्ट के लिए। तो सर मुझे ये अपॉर्चुनिटी इसलिए मिली क्योंकि मैंने जब पढ़ा अपने स्टार्टिंग में तो मैं नॉलेज के साथ पढ़ता था, तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना पड़े, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही नॉलेज पे फोकस करा। ये MCS सब्जेक्ट आपको नॉलेज के ऊपर आपको एनकरेज करने के लिए ही ये सब्जेक्ट बनाया हुआ है। सर बिल्कुल सारी बातें करेंगे, मैं तो आगे ही निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। बैच बिल्कुल स्टार्ट हो गया है आज से, और जिस स्टूडेंट्स को ये इनरोल करना है प्लीज़ बताइएगा। और मतलब जो भी स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। तो सर बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और बता रहे हैं कि जब ये बैच अगर आपने एक बार कर लिया, और ये बैच में क्या होने वाला है सर बहुत कुछ होने वाला है। रेगुलर कंटेंट आपको देंगे, थोड़ा सा जो है फास्ट ट्रैक बैच की तरह होगा, बिल्कुल रेगुलर बैच की तरह नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि आपको कंसेप्ट क्लियर करे बिना ही मैं चले जाऊंगा, बिल्कुल नहीं होगा। देखो मैं आपका दुख दर्द सब समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी आप ही के एज से आया हूं और बिलोंग भी करता हूं। तो मेरा भी यही एक मोटिव है कि मेरी जैसे एज में कंप्लीट हुआ है मेरे एग्जामिनेशन, और मैं आज यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ इतनी बड़ी इंडस्ट्री के साथ, कोचिंग के साथ। तो आप लोग भी फटाफट अपना एग्जामिनेशन इस दिसंबर अटैम्प्ट में और जून अटैम्प्ट में क्लियर करें। तो सर क्या क्या होने वाला है, सर मैं सोच के आया हूँ कि जो फास्ट ट्रैक बैच है इसको मैं नवंबर एंड तक ख़त्म कर दूँ। और सर यहाँ पे कुछ ऐसा इशू नहीं है कि अगर हम थोड़ा लेट भी करें, क्योंकि सर आपको क्या करना है, सिर्फ क्लासेस देखनी है, आपको बस लेक्चर्स को अच्छे से देखना है और सेल्फ स्टडी करनी है। सर कोई कितना अच्छा पढ़ा ले, सेल्फ स्टडी सबसे ज़रूरी है। मेरी जो भी मतलब मेरी प्रिपरेशन जब होती थी तो मैंने सेल्फ स्टडी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी, तो ही मैं आज देखो यहाँ पहुँचा हूँ। तो सर सिर्फ लेक्चर्स देखिए और सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए। सेल्फ स्टडी कितनी सर 10 मिनट पूरा लेक्चर देखना है, 10 मिनट सेल्फ स्टडी करना है, क्योंकि भाई हमारा पेपर क्या है, हमारा पेपर तो ओपन बुक है। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, समझना नहीं है, बस चीज़ों को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हुए समझना है। बस ये रहेगा कि मैं आपको चीज़ें समझा दूंगा अच्छे से, आपको बस एक थोड़ा सा नॉलेज वाला दिमाग लगाना है कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो रही है, तभी एग्ज़ाम बहुत ही स्मूथ जाएगा। सर गलती वहाँ पे ये होती है कि लोग पढ़ के चले जाते हैं इस पेपर को, पर थोड़ा अंदर नहीं घुसते। अंदर घुसेंगे सर, बट थोड़ा फास्ट ट्रैक मैनर में। तो सर मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, पूरा बैच फास्ट ट्रैक रहेगा, 40-50 क्लासेस रहने वाली है MCS बैच के अंदर। और सर इसके बाद रिवीजन भी कराएंगे, उसके बाद सर मैराथन भी इसका होगा। एंड सर इसमें हम आपको टेस्ट सीरीज कराने वाले हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे क्लास के अंदर और आपको भी करना है। सर बच्चा MCS पे फेल क्यों हो रहा है सर, इसलिए नहीं है कि पेपर में क्वेश्चन उसको समझ नहीं आ रहा है, सर इसलिए फेल हो रहा है कि वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पा रहा है या तरीके से लिख नहीं पा रहा है। तो उस पर भी फोकस रहेगा, सारी चीज़ें रहेंगी सिंपल एक मिनिमम प्राइस पे। सर प्राइस क्यों रखा हुआ है सर, ये बहुत कम है, क्यों रखा हुआ है सर आपने, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्टूडेंट। सर मैं चाहता हूँ कि जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वही इस बैच को ले, और जो सीरियसली एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं और जिसको नीड है इस MCS बैच की, वही जो है इसको आगे रेफ़र करे। तो सर बिल्कुल स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्लास मिशन CS एंड मिशन MCS की। अगर मिशन MCS हो गया तो मिशन CS तो हो ही जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा सर, बिल्कुल। बस आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर मेहनत तो कर ही रहे हैं, और हो जाएगा सर। देखो आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत रंग लाएगी। यहाँ पे कोई फैकल्टी आपकी मदद नहीं कर सकता, आप ही हैं जो आपकी मदद करेंगे। हम क्या हैं सर, हम बस आपको एक आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे हैं। तो सर स्टार्ट करते हैं सेशन को। सर सेशन आज जो है बस हम बेसिक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो सर आज हम केस लॉ को टच नहीं करेंगे, मे भी टच कर भी दें, बट पहले जो है आपको बेसिक बातें जानना जरूरी है सर। क्यों जानना जरूरी है सर, क्योंकि सर ऐसा है ना कि MCS सब्जेक्ट थोड़ा सा वो ग्रिप मांगता है। अगर एक बार ग्रिप आ गई, यानी कि जो आज की क्लास देख ली, तो बाकी क्लास में तो मतलब सब मक्खन जाएगा। और सर एक बार आपने मेरी 20 क्लासेस देख ली ना, उसके बाद तो वो जो केस स्टडीज़ हम करेंगे उसमें आपको मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सर बिल्कुल आराम से जाएंगे, आराम से करेंगे, और सर बिल्कुल
फोड़ देंगे सर एमसीएस बैच में, मतलब हमें तो इस बार सर एग्जाम्पशन फोड़ना ही फोड़ना है। आइए सर, तो भाई देखो मिशन एमसीएस स्टार्ट हुआ है। एमसीएस की फुल फॉर्म हमें पता ही है सर, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज़। सर जनरली ज़्यादा हैवी नहीं जाते हैं, यहाँ पे केस स्टडीज़ आने वाली हैं सर, केस स्टडीज़ आने वाली है, ठीक है सर। और मॉड्यूल 3 का ये पेपर है, एग्जाम में आने वाला है। आइए सर, तो सर कुछ बातें एमसीएस के बारे में करनी जरूरी है। तो सर मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज़ यानी कि मल्टीपल केस स्टडीज़ आने वाली, ज़्यादा हैवी नहीं लेना है सब्जेक्ट को, बिल्कुल आराम से मज़े से करेंगे सर, पता भी नहीं चलेगा कि टाइम कहाँ गया। तो सर केस स्टडीज़ हैं, यानी कि सर केस स्टडीज़ हैं, ये तो हमें पता है। क्या आपको ये पता है कि केस लॉ क्या होता है? इसे जानते हो आप लोग? ये कौन है केस लॉ, केस स्टडीज़? एक बच्चा बोल रहा है सर मैं तो नहीं जानता। तो ये कौन है, तो आप इसको नहीं जानते हो? सर ये तो एग्ज़ाम के कंपनी लॉ के पेपर में हर जगह है, केस लॉज। तो सर पहले ये जानना जरूरी है कि केस स्टडीज़ क्या होती हैं एंड केस लॉ क्या होते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं पता तो एग्ज़ाम में जाना बहुत भाई डरने वाली बात है, आपको पता होना चाहिए सर। सर केसेस जो हैं 2 तरीके के होते हैं सर, एक होता है केस लॉज, एक होता है केस स्टडीज़। सर केस लॉज क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऐसा है, एक ट्रैफिक लाइट का रूल था, यानी कि आपके बाहर ट्रैफिक रूल्स लगे हैं ना, ट्रैफिक लाइट्स भी लगी हुई हैं और उनके रूल्स भी हैं। तो सर मान लो किसी प्रोविज़न पे अगर कोर्ट ने बोल दिया कि आज से ट्रैफिक लाइट नहीं लगेंगी, सर कानून बना हुआ है, सर कानून बना हुआ है कि इसके ऊपर जो है ट्रैफिक लाइट्स लगनी चाहिए और ट्रैफिक रूल्स जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। बट हमारे कोर्ट साहब ने रात को उठे, सुबह जागे, जैसे मोदी जी कम सोते हैं कम जागते हैं, जैसे वो कानून बना देते हैं ना हर सुबह, तो कोर्ट का ऑर्डर आया कि सर आज से जो है यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स नहीं लगेंगी। तो सर जब कोर्ट ने जजमेंट दी, सर आपको रिपीट करना है, देखिए पार्टिसिपेट कर लोगे और लेक्चर्स को ध्यान से सुनोगे तो बहुत ईजी जाएगा, नहीं तो यार सेल्फ स्टडी में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पार्टिसिपेट करना है मन मन में। तो सर जैसे ही कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, तो वो जजमेंट दिया क्या दिया सर कि आज से रेड लाइट नहीं लगेंगी, यानी कि आज से सर जितनी तेज चलाओ चला सकते हैं। तो सर आज से क्या होगा, ये नया लॉ आ गया ना सर। तो जो ये जजमेंट दिया कोर्ट ने, सर जो ये जजमेंट दिया कोर्ट ने, ये आज से क्या बन गया, लॉ बन गया सर। क्या बन गया सर, लॉ बन गया। आपने पढ़ा होगा ना कि सर लॉ में क्या क्या आता है। सर लॉ में एक्ट आता है, रूल्स आता है, रेगुलेशंस आते हैं, बाय लॉज आता है, सर्कुलर आता है, नोटिफिकेशन आते हैं, केस लॉज आते हैं सर। केस लॉ भी एक लॉ है सर, अगर कोर्ट ने कुछ भी बोल दिया तो वो भी लॉ माना जाएगा, इररिस्पेक्टिव। भाड़ में गया सर, सर भाड़ में गया। मोदी जी ने क्या कानून बनाया, अगर मोदी जी ने बोला है कि आधार कार्ड कंपलसरी आपको जो है उसको लिंक कराना पड़ेगा और कोर्ट ने बोल दिया कुछ नहीं कराना भाई, बोलने तो मोदी जी तो बोलते रहते हैं, आज बोले कल बोले, बोलते रहेंगे। तो सर अगर मोदी जी ने कुछ भी ऐसा कानून बनाया तो कोर्ट जो है एक जजमेंट लेके आ सकती है, एक ऑर्डर लेके आ सकती है और वो लॉ सुप्रीम होगा और वो ओवरराइड कर जाएगा जो लॉ गवर्नमेंट ने पास करा है सर। और कोई भी लॉ पास किया है किसी भी गवर्नमेंट ने कहीं भी। तो सर आपने समझा केस लॉ का मतलब क्या है, यही होता है सर कि एक 25,000 वाला CS और 1 लाख वाला CS में। सर ये क्या कह रहे हैं आप, देखो मुझे इस कंपनी में या कहीं भी जो हायर करा हुआ है इतनी कम एज में मैं पढ़ा क्यों पा रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि नॉलेज। अब देखो आपको पता है ना कि केस लॉ और केस स्टडीज़ बहुत लोगों को पता भी होगा, पर जिन्हें नहीं पता केस स्टडीज़ और केस लॉ के बीच में डिफरेंस, या केस लॉ सर होता क्या है, क्या ये भी एक लॉ है या केस लॉ है। तो सर आपको पता चला ना, तो ये चीज़ है नॉलेज। अगर आपको ये चीज़ें पता चलेंगी तो ही आपकी वर्थ बढ़ेगी एज ए कंपनी सेक्रेटरी, चाहे आप सिंगल अटेम्प्ट में निकाल लो या मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग जाए। देखो नॉलेज के साथ पढ़ो, नॉलेज सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, नॉलेज आपको भगाएगी, नॉलेज के पीछे पैसा भागता है सर। CS नहीं भी बने ना कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज़्यादा कमा लोगे अगर CS नहीं भी बने हो। नहीं बनने के बाद भी नॉलेज है, CS से ज़्यादा है, तो भाई कंपनी आपको देगी ना पे, या किसको देगी, उसको जिसके पास नहीं है। समझ रहे हैं बात, बिल्कुल सर। तो सर केसेस हमने पढ़ा, 2 तरीके के केसेस होते हैं। पहला केस लॉ, तो ऐसे केसेस मान लो किसी भी प्रोविजन के ऊपर गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया है और वो लॉ जो है वो कहाँ गया है सर, सर वो भागते 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 गया कोर्ट के पास। एग्जाम्पल लेते हैं आपको सर, जैसे आप लोग मूवीज़ में जाते हैं,
अब मूवीज़ में एक बालक जा रहा है और जो वीडियो देख रही है एक बालिका जा रही है, तो बालक बालिका जब साथ में मूवी देखने जाते हैं तभी तो सर मज़ा आता है ना सर। तो जब मूवी देखने जाते हैं तो उस बालक की जेब में सर थोड़ा खर्चा चले जाता है, ऐसा सुनने में आया। बालिका, मुझे ऐसा सुनने में आया है, ऐसा आप लेना मत सीरियसली, प्लीज़ मत लेना। तो बालक के जेब में थोड़ा ज़्यादा खर्चा आ जाता है। सर कैसा खर्चा? सर पॉपकॉर्न का खर्चा, सर कोल्ड ड्रिंक का खर्चा, मतलब वहाँ पे खाने पीने का खर्चा आ जाता है। सर पॉपकॉर्न तो सर बहुत सस्ते आते हैं। सर मैं मूवीज़ की बात कर रहा हूँ, जब आप मूवी देखने जाते हो ना, जो थिएटर में जाते हैं आप, अभी फुकरे रिटर्न आई हुई है तो वो देखने जाते हो ना आप, तो सर वो जब देखने जाते हो मूवीज़ में 4 टाइम्स जो है आपके जो है पॉपकॉर्न के प्राइजेस, अगर नीचे 10 रुपये का मिल रहा है तो वहाँ कितने में मिलेगा सर? कम से कम 100 रुपये में आपको पॉपकॉर्न मिलता है। और जेब तो बेचारा, मतलब वो तो देख रहा होता है कि यार कब ये कम खाए तो अच्छा है ना। तो यही चीज़ है। अब देखो वो क्यों है ऐसा, क्योंकि आप लोग जो है अपने साथ कैरी नहीं कर सकते चीज़ें, यानी कि आप बाहर से पॉपकॉर्न मूवी के अंदर देखने के लिए नहीं जा सकते। बट सर अगर आपको पता है या नहीं पता है, बॉम्बे हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया था सर, बॉम्बे हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया था कि ईटेबल्स आप कैरी कर सकते हैं, मतलब एनी इंडिविजुअल कैन कैरी ईटेबल्स इन दी मूवीज़ या मल्टीप्लेक्स। सर इसका मतलब पहले अलाउड नहीं था, ये लॉ है। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है, और सर ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, कोई हंसी मजाक नहीं चल रहा है कि आप सोचे कि यहाँ मस्ती चल रही है, नहीं सर कोई मस्ती नहीं चल रही है सर। फिर बाद में जो ये कपल्स थे, एक था बालक एक था बालिका, तो ये बालक बालिका कहाँ गए सर? ये गए कोर्ट में। पहले तो बालक गया क्योंकि पैसे तो उसी के चले गए, बालिका भी गई क्योंकि प्रेमी प्रेमिका थे ना सर, साथ में जाएंगे। तो साथ में गए कहाँ? बॉम्बे हाई कोर्ट में गए, और वहाँ जाके बोला कि सर ये तो सही नहीं है, ये अच्छा नहीं चल रहा है, अपने को इज्जत चाहिए सर। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा तुमको इज्जत मिलेगी, बराबर मिलेगी। और सर इज्जत में क्या मिला कि आज से जो है जितने भी मूवीज़ हैं वहाँ आप ईटेबल्स ले जा सकते हैं सर। बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन है सर ये। सर ये डिसीजन दिल्ली का नहीं, ये बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन है सर। मैंने ऐसा क्यों बोला आगे बताऊंगा, तब तक के लिए आप ये सुनिए ना। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या करा कि आप लोग जो है ईटेबल्स यानी कि पॉपकॉर्न या कुछ भी मूवीज़ के अंदर ले जा सकते हो। इससे क्या हुआ सर? अब बॉम्बे हाई कोर्ट का जो डिसीजन था ये क्या बन गया? एक लॉ बन गया सर, यानी कि केस हुआ ना। देखो ये सिचुएशन बनी तो ये क्या था? केसेस बने। अब केसेस पर क्या बन गया? एक सिचुएशन पे लॉ बना, इसको बोलते हैं केस लॉ, यानी कि कोर्ट ने जजमेंट दी तो ये क्या हो गया? केस लॉ हो गया। अब सर आपको ये बात पता चल गई, अब आप क्या करेंगे? अब लाखों लोगों के पैसे बचा सकते हैं ना सर, जो 100 रुपये का पॉपकॉर्न है आप उनके पैसे बचा सकते हैं। तो सर आपकी वर्थ बढ़ी कि नहीं बढ़ी? क्या आपको लोग वैल्यू देंगे? क्या आपके, अगर आपको, आप एक सीएस हैं, आपकी कंपनी में हजारों लोग जो हैं मूवीज़ देखने जा रहे हैं, तो क्या आपकी वर्थ बढ़ेगी अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी? तो सर बिल्कुल बढ़ेगी सर। अगर हमारे कंपनी के स्टाफ जा रहे हैं और डायरेक्टर भी जा रहे हैं और हमने क्या करा? पॉपकॉर्न पहले ही ले लिए। अगर पॉपकॉर्न पहले ही ले लिए तो हमने कंपनी के पैसे बचा लिए। तो अगर एक एम्प्लॉय ने अपनी कंपनी के पैसे बचा लिए तो वर्थ बढ़ी ना एक एम्प्लॉय की, एक सीएस की वर्थ बढ़ी, तो ऑटोमेटिकली उसकी सैलरी भी तो बढ़ेगी ना सर। यही होता है डिफरेंस एक 25,000 एक नॉन वर्थेड, नॉन नॉलेजेबल और एक नॉलेज वाले सीएस में। सर अब क्या होगा सर? अब कुछ नहीं होगा सर, उसकी वैल्यू बढ़ गई ना, बढ़ गई। तो ऐसी वैल्यू हमें बढ़ानी है, इसीलिए केस लॉज हम लोग पढ़ते हैं सर। क्योंकि देखिए कानून तो आपको दे देंगे, कंपनी लॉ में लॉ बना हुआ है, प्रोविजन लिखा हुआ है। जैसे कंपनी लॉ में एक प्रोविजन लिखा है कि आपको ईटेबल्स अलाउड नहीं है मूवी या फिर थिएटर्स में, एग्जाम्पल, और ये सब पढ़ाते हैं। अब देखो ये बात नहीं लिखी होगी कि आप लोगों को अलाउड है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसा बोला हुआ है। तो सर अगर ये चीज़ें पढ़ने के लिए ही तो मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज़ वाला पेपर बनाया है, नहीं तो क्या जरूरत है ICSI को, इसीलिए। और सर अगर ये नहीं भी होगा ना कल को, देखिए आप तो सिलेबस में ये है ही नहीं, न्यू सिलेबस में, तो सर आप लोग आदत बनाइए कि ये चीज़ें का कोई केस लॉ तो नहीं है, इसको बोलते हैं सर केस लॉ बोलते हैं सर। अब सर केस स्टडीज़ क्या होता है? सर केस स्टडीज़ होता है, अब ये जो बालक बालिका थे, प्रेमी प्रेमिका थे, तो इनके बीच में क्या हुई? एक सिचुएशन क्रिएट हुई ना। तो ये सिचुएशन पे अगर कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, कि अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आया और आपको बताना है,
तो आप कैसे बताओगे? सर वैसे तो ये अलाउड नहीं है, बट बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि ये अलाउड होगा। अगर बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है तो हम वो बॉम्बे हाई कोर्ट का केस का रेफरेंस देंगे। तो जो केस था वो था केस लॉ, और जो आपने ये बनाया, ये सिचुएशन क्रिएट हुई, क्वेश्चन, इसको बोलते हैं सर केस स्टडीज। सर क्या कहते हैं सर? केस स्टडीज। यानी कि सर सिचुएशन फॉर्म हो रही है और सिचुएशन के बेसिस पे आपको आंसर करना है। एग्जाम में क्या आएंगे सर? केस स्टडीज आएंगे सर। यानी कि सिचुएशन बना देंगे, ए और बी है, या मिस्टर राम मिस्टर श्याम है, सीता गीता होगी, या राम और रमैया, राम या सीता। तो सर ये केस स्टडीज बनेंगे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ भी बन सकता है सर, आज का टाइम का कोई भरोसा नहीं है सर। तो सर इसे बोलते हैं केस स्टडीज। सिचुएशन फॉर्म हो रही है तो केस स्टडीज होगा। सर थोड़ा सा डिटेल्ड में जाना जरूरी था, क्योंकि अगर ये पता होगा तभी तो एग्जाम के लिए थोड़ा सा आप लोग ग्रिप पकड़ पाओगे इस सब्जेक्ट के लिए। वो पकड़ना जरूरी है सर, चाहे फास्ट ट्रैक बैच हो, चाहे रेगुलर बैच हो, चाहे रिविजन बैच हो। तो सर अगर कोर्ट ने कोई भी जजमेंट दिया है, कोर्ट ने, ट्रिब्यूनल ने, या एनसीएलटी एनसीएलटी ने, या सैट ने, तो सर ये अगर जजमेंट देते हैं तो ये भी एक लॉ बन जाता है। क्या बन जाता है सर? लॉ बन जाता है। और ये तो सर बहुत बेस्ट वे है एक स्टूडेंट की नॉलेज को चेक करने का। अगर केस स्टडीज दे दिए और उसको आपने सॉल्व करके दे दिया, तो वो सॉल्व कौन बच्चा कर पाएगा सर? सर वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसको नॉलेज होगा सर। तो नॉलेज पे फोकस करिए सर। कंपनी लॉ हो, सिक्योरिटीज लॉ हो, एमसीएस हो, या आपका कोई भी पेपर हो, आप एग्जाम तो दे रहे हैं ना सर सारे ही, कभी ना कभी तो देंगे ही। तो सर फंडिंग उतना केस स्टडीज नहीं आता सर, आपका सीआरआई नहीं आता, आरसीडी आता है सर। आरसीडी जो पेपर है उस पर बच्चा इतना डिफिकल्ट फेस क्यों करता है सर? क्यों इतनी दिक्कत आती है? बच्चा पढ़ के तो जाता है सर। सर दिक्कत आती है क्योंकि वो केस स्टडीज पेपर है। और सर जब तक नॉलेज नहीं होगा आपके पास, जब तक नॉलेज नहीं होगा तो उसको आप डील नहीं कर पाओगे प्रॉपरली। और ये फैक्ट है सर, आप बुरा मानो या नहीं मानो सर, ये फैक्ट है। तो थोड़ा सा नॉलेज पे काम करिए, थोड़ा सा इन डेप्थ सोचिए कि ये प्रोविजन आया तो क्यों आया। मान लो कोई डायरेक्टर रिमूव कर रहे हैं, तो डायरेक्टर रिमूव करने का प्रोविजन है, बट क्यों है ऐसा, है ना सर? आइए आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ तक आपको समझ में आया सर? केसेस पढ़ने हैं यहाँ पे, हमें मल्टी केसेस पढ़ने हैं, जिसमें से केस लॉ एंड केस स्टडीज होंगे। केस लॉज हमें पढ़ने हैं सर एग्जाम के लिए। यहाँ पे जो हमारी बुक है इसमें 300 से ज़्यादा केस लॉज हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में गए हुए हैं। तो ये केस लॉ जो गए हुए हैं उन्हें हमें पढ़ना है, इसकी केस स्टडीज बनेगी, सिचुएशंस बनेंगी, और उसे हमें सॉल्व करना है सर। बस इतना सा है। और बस केस लॉ पढ़ते जाना है कि इस केस में ये हुआ था, इसका टेक अवे लेना है। हाँ ये इस प्रोविजन पे कंपनी का केस हुआ और कोर्ट ने ये बोला, अगर कोर्ट ने ये बोला है हमें बस उसको याद रखना है सर थोड़ा सा, और वो तो हो ही जाएगा सर। ज़्यादा मतलब बहुत आसानी से होगा, थोड़ा सा जो है नॉलेज पे फोकस करना है सर। ठीक है सर? आपको ज़्यादा फास्ट तो नहीं लग रहा ना? बिल्कुल सर। वाई केस लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है सर? सर ये एमसीएस का पेपर या ये बैच आपको लेना चाहिए, उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सर आपको ये तो पता है ना, टेक ओवर कोड आपने पढ़ा हुआ है सर, आपने सीआरआई में टेक ओवर कोड पढ़ा होगा, सेबी टेक ओवर कोड, और आपने एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ाई है सर, अगर आप मॉड्यूल 3 ही दे रहे हैं। तो सर अगर आपने पढ़ा है उसमें 25% वाला रूल है ना सर। एक बच्चा बोल रहा है सर कौन सा रूल? बेटे 25% वाला। भाई क्या कर रहे हो भाई, ऐसा मत बोलो। नॉलेज सर 25% वाला रूल, अगर एक एक्वायरर अगर पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सेप्ट के साथ अगर एक्वायर कर लेता है, 25% टच कर लेता है, अगर वो 25% टच कर लेता है तो क्या करना पड़ता है सर? सर उसको क्या करना पड़ता है बताओ भाई, कोई तो बताओ। 26% का क्या मिनिमम ओपन ऑफर देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मिनिमम ओपन ऑफर देना पड़ता है सर, देना पड़ता है। ठीक है सर। अब मुझे ये बताइए, क्या आपको ये पता है कि इससे बचने के लिए क्या करें? अगर मान लो 25.04% अगर टच हो रहा है, तो एक सीएस को अगर मैं बोलूं आप सीएस बनने वाले हैं, आप क्या गाइड करेंगे? ये तो गाइड सब करेंगे ना, मैं बताता हूँ 25,000 और 1 लाख वाले सीएस के बारे में। सर क्या मैं भी आप लोगों के सामने हूँ, हम लोग क्या बोलेंगे? सर डायरेक्टर साहब आपको सर टच हो गया लिमिट,
मिनिमम 26% का ओपन ऑफर देना पड़ेगा सर। बच्चे तो सेक्शन भी बता रहे हैं सर, तो सर करिए। अब मैं बताता हूँ एक अच्छा सीएस, एक वर्थ इट सीएस क्या करेगा। अब यहाँ पे जिस स्टूडेंट ने केस लॉ पढ़ा होगा सर, एक केस स्टडी है या केस लॉ है। केस में ये हुआ था कि अगर आपने लिमिट टच कर दी है, यानी कि आपसे एक डिफ़ॉल्ट हो गया या कुछ भी हो गया है, 25% से ज़्यादा टच कर दिया है सर आपने, तो सर ये जो ज़्यादा टच कर दिया है ना, हम आपको ज़्यादा पेनलाइज नहीं करेंगे। ये एनसीएलटी बोल रहा है, ये लॉ बोल रहा है, नहीं नहीं, अगर आप ओपन ऑफर नहीं देना चाहते कोई बात नहीं, ज़्यादा पेनलाइज नहीं करेंगे आपको। आप बस इतना कर दीजिए, कुछ पैसा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड यहाँ पे डाल दीजिए। सर आपने इसके बारे में तो सुना ही होगा ना सर, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके लिए। यहाँ पे पैसा डाल दीजिए, कोई बात नहीं, आपसे गलती हुई ना सर गलती हुई है सर। अब एक बोल रहा है सर अरे ओपन ऑफर देना पड़ेगा, एक सीएस बोल रहा है, और एक यहाँ पे सर गलती तो हो गई सर, कुछ तो बताइए। तो सीएस यहाँ पे बिल्कुल एकदम टाई वाई लगा के आप बैठे हुए हो और आपको यही नहीं पता कि इस प्रोविजन से बचना कैसे है, और वो बचने का आपको पता कैसे होगा कि कैसे बचें। सर ये केस स्टडीज़, ये जो केस लॉ हुआ होगा आपको देखना पड़ेगा ना सर, कैसे कैसे केस लॉ हुए हैं मार्केट में, कोर्ट में क्या क्या केस लॉ हुए हैं। तो सर अगर आपको अब यहाँ पे लॉ बोल रहा है भाई 25% से ज़्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप IEPF में डाल दो। ये कौन बोल रहा है, ये कोर्ट बोल रहा है, कोई बात नहीं, आपको इसमें डाल दो इतना पैसा, आपको हम छोड़ देंगे। सर ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखो ये 25% टेक ओवर वाला, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है सर, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है पूरे सेबी टेक ओवर कोड में। कोई भी टीचर मतलब इन डेप्थ से इन डेप्थ पढ़ा दे, कहीं नहीं लिखा है सर। ये कहाँ लिखा है? ये सर केस लॉ है सर, सर ये केस लॉ है, इसके लिए हमें केस लॉ को पढ़ना पड़ता है। अब बताइए सर, अब मैं आपको 1 लाख रुपए दूं या उसको दूं जो बोल रहा है सर 25% ऑफर देना, अरे 25 नहीं 26 दे भाई, है ना? तो वही चीज़ है, तो इसीलिए ये सब्जेक्ट आया हुआ है और इसीलिए ये सब्जेक्ट को पढ़ते हैं सर। अब सर ऐसा क्यों हुआ है आप बताइए, ये ऐसा क्यों प्रोविज़न लेके आया कि IEPF में डालना है? सर सिंपल सा है कि मान लो हमारे देश में क्या है, हम करप्ट तो हमारा साथ वाला भी करप्ट, हम बेईमान तो वो बेईमान। सर मैंने ऐसा क्यों बोला? देखो अगर मैं हेलमेट पहन के स्कूटी या बाइक नहीं चला रहा हूँ और मुझे पुलिस वाले ने पकड़ा, तो क्या वहाँ पे करप्शन होगा? सर बिल्कुल होगा, क्योंकि गलती मेरी है। या तो मैं फ़ाइन दे दूंगा चले जाऊँगा, सर देखिए ना, या तो फाइन मैं दे दूंगा, यहाँ पे क्या होगा, फाइन क्या था यहाँ पे 26% का ओपन ऑफर देना पड़ेगा ना, क्योंकि सर टच हो गया है। बट सर दूसरा तरीका है सर, वो कहते हैं ना अंडर द टेबल वाला, सर थोड़ा ले दे के बात करे वो वाला। तो सर मैं हेलमेट मैंने पहना नहीं था, मैं पकड़ा गया, पुलिस वाले भाई साहब बोल रहे हैं, आजकल तो सारे लोग क्या कर रहे हैं, कैमरा लेके आ जाते हैं, तो पुलिस वाले भी आजकल डरने लग गए हैं कि भाई नहीं गड़बड़ है। तो क्या होगा, मुझसे वो क्या बोलते हैं पुलिस वाले या कोई भी मुझसे क्या बोलेंगे, भाई वहाँ पे ना हमारे पान की दुकान है, वो जो पान की दुकान है ना वहाँ पे आप लोग पैसा दे आओ 500-1000 रुपये, नहीं तो 15,000 10,000 6,000 5,000 आप लोग फ़ाइन पे कर दो। तो मैं क्या करूँगा सर, मैं ये फ़ाइन जो है पे नहीं करूँगा ना, और वो पान की दुकान के पास वहाँ चले जाऊँगा, उनकी पान की दुकानें होती हैं हर जगह। तो सर ऐसे केस चलता है, ऐसे ही इसको ऐसे समझिए जो यहाँ पे टेक ओवर कोड का है। तो सर 25% की लिमिट टच हो गई, गलती से हो गई सर, कोई बात नहीं, हो गई कोई बात नहीं, फाइन लो 26% का ओपन ऑफर। सर कंपनी सेक्रेटरी से पूछता हूँ, हाँ सर आपको फ़ाइन देना पड़ेगा, मतलब फ़ाइन एग्जांपल ले रहा हूँ सर, 26% ओपन ऑफर देना पड़ेगा। सर 26% समझ रहे हैं ना सर आप कितना होता है एक कंपनी का, मतलब एक बड़ी कंपनी के लिए 26% तो क्या ही हो गया, ऐसे तो मर गया डायरेक्टर। तो ऐसी दूसरा कंपनी सेक्रेटरी आता है वहाँ पे, सर मैं हूँ ना सर, मैं करूँगा बात, वो वहाँ पे जो है क्या करके आता है, सेटलमेंट करके आता है, सर हम लोग IEPF में थोड़ा पैसा डाल देंगे, आप कोई बात नहीं, हो जाती है गलती। तो क्या हुआ, वो 26% का ओपन ऑफर नहीं देना पड़ा ना, वही चीज़ है सर, वही चीज़ यहाँ पे है। पान वाली दुकान ही समझ लीजिए इस IEPF को, एक अकाउंट होता है ना सर, ये वही चीज़ है। तो आप समझे कि यहाँ पे केस लॉस क्यों इम्पॉर्टेंट है। सर ये एक केस पढ़ेंगे इंसॉल्वेंसी लॉ का। सर आपने पढ़ा होगा, एक फिनेंशियल क्रेडिटर अगर एप्लीकेशन फाइल करता है NCLT को, तो एक टाइम लिमिट है। सर टाइम लिमिट क्या है, NCLT 14 डेज़ का टाइम देता है या फिर एक 7 डेज़ का टाइम होता है ना सर। NCLT
एप्लीकेशन जो इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन आ रही है, तो उसकी जो एप्लीकेशन है, जो कंपनी CIRP में जाना चाहती है, फिनेंशियल क्रेडिटर चाहता है, पढ़ा है ना सर आपने, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। तो सर जो ये भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी, वहाँ पे 14 डेज लिखा हुआ है। अब 14 डेज तो लिखा हुआ है, क्या ये मैंडेटरी है सर? बच्चे बोल रहे हैं सर क्या बोल रहे हो? सर मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या ये जो 14 डेज का टाइम पीरियड मिला है या जो ये 7 डेज का टाइम पीरियड मिला है, क्या ये मैंडेटरी है या डायरेक्टरी है? क्या 14 दिन ही चाहिए या ज़्यादा भी मिल सकते हैं, NCLT दे सकता है? या 14 दिन ही चाहिए या 7 दिन ही चाहिए या उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं? तो सर बुक में तो यही लिखा है, लॉ में यही लिखा है कि 14 दिन, तो उसके बाद कुछ नहीं होगा। पर सर आज हम MCS पढ़ रहे हैं तो ये पता चल गया कि ये मैंडेटरी नहीं, डायरेक्टरी है सर। सर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है IBC में सर कि ये मैंडेटरी है या डायरेक्टरी है। अब जिसने नहीं पढ़ा होगा केस लॉ वो मैंडेटरी में लगाएगा, और जिसने पढ़ा होगा वो किस में लगाएगा सर? वो तो सर डायरेक्टरी में लगाएगा। डायरेक्टरी का मतलब सर ये ऑप्शनल है NCLT के लिए, यानी कि NCLT को 14 दिन का टाइम देना था, बट वो 14 दिन में एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, तो क्या उसके पास वो, क्या उसके लिए वो मैंडेटरी था? मतलब NCLT को एक टाइम बाउंडेशन दी थी कि भाई जल्दी से एक्सेप्ट करो। मतलब ये इंसॉल्वेंसी लॉ क्यों आया था सर, आप लोगों को पता है? पहले से केसेस जो होते थे ना, मतलब कंपनी डिफॉल्ट कर देती थी, क्रेडिटर डेटर बन जाते थे, और कंपनी पैसा देती नहीं थी फिनेंशियल क्रेडिटर को, बहुत लंबे समय तक वाइंडिंग अप हो रहा है, लिक्विडेशन हो रहा है, तो इसलिए IBC लेके आए। और स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस के लिए, किसके लिए सर? स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस के लिए बोला गया कि भाई 180 दिन के अंदर नक्की करो। सर खत्म, 180 दिन के अंदर कंपनी या तो भाई रिवाइव कर दो या तो लिक्विडेट कर दो, खत्म कर दो। तो सर इसीलिए लाया गया था कि भाई NCLT 14 दिन का टाइम है। पर सर यहाँ पे लॉ ने बोला, केस लॉ हुआ, केस लॉ में बोला गया कि भाई वो मैंडेटरी नहीं है, NCLT चाहे तो 14 दिन से ज़्यादा का भी समय ले सकता है। भाई बड़ा कन्फ्यूजन है सर। IBC बोलता है भाई जल्दी ख़त्म करो, कोर्ट बोल रहा है कि भाई NCLT के पास टाइम है 14 दिन, 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, 100 दिन। क्या हो रहा है भाई? ये कान को कह रहे हैं उल्टा भी पकड़ो उल्टा भी पकड़ो, तो यही खेला है। आप कुछ नहीं कर सकते सर, यहाँ पे जो उसने बोला है वही हमारा अन्नदाता है। लॉ आपसे बड़ा तो कोई है नहीं, वही चीज़ है। तो सर देखिए कितना, अब हम लोग इन जनरल क्या बोलेंगे सर? इन जनरल हम लोग बोलेंगे, दिमाग से तो यही लग रहा है ना सर कि मैंडेटरी होना चाहिए, और एग्जाम में भी हम मैंडेटरी ही लिखते हैं, पर सर वो मैंडेटरी नहीं होता, वो डायरेक्टरी होता है। डायरेक्टरी का मतलब वो NCLT 15 दिन भी ले सकता है सर, 15 डेज भी ले सकता है, 16 भी ले सकता है, 7 भी है तो 6 भी ले सकता है, 8 भी ले सकता है। समझे सर? अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? सेम सिचुएशन आएगी कि भाई आप लोग एप्लीकेशन देने गए, आप फिनेंशियल क्रेडिटर हैं और सारा कुछ हो गया, अब NCLT जो है रिप्लाई नहीं कर रहा, जो लिमिट थी 14 दिन की और 7 दिन की उसको फॉलो ही नहीं कर रहा। अब फाइनेंशियल क्रेडिटर अपने CS से पूछेगा ना, फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन होता है? सब बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो सर CS भाई आइए बताइए क्या करें, चलें? आप बोलोगे चलो सर 14 दिन के बाद तो सर चलिए कोर्ट में इनको घसीटते हैं, आइए सर NCLT को घसीटते हैं। आज गए घसीटते हैं और NCLT ने ही घसीट दिया। तो यही होता है सर नॉलेज वाला CS और नॉन नॉलेज CS में। आपको नॉलेज होना जरूरी है सर। नॉलेज का मतलब चीज़ें पता होना जरूरी है। नॉलेज का मतलब ये थोड़ी कि सब कुछ ज्ञान ही आप ही है, नहीं सर, चीज़ें पता होनी जरूरी है। और अगर अभी से ही आदत डाल दोगे तो बाद में आपको चीज़ें ज़्यादा पढ़नी नहीं पड़ेंगी, नहीं तो ज़िंदगी भर पढ़ते रह जाओगे। भाई मेरे दोस्त हैं जो आज CS बन गए हैं, 25,000 कमा रहे हैं। तो सर आपको वो बनना है या हमारी तरह बनना है? देखो सर मैं भी तो पढ़ा रहा हूँ ना सर, और नॉलेज की कमी है? बिल्कुल नहीं है सर। क्या आपको लग रहा है ऐसा? क्या जिन्होंने मुझे हायर करा, इंटरव्यू लिया, क्या उन्हें लगा होगा? बिल्कुल लगा होगा कि सर इस बच्चे में कैसे, मतलब 23 ईयर्स का हूँ मैं, तो कैसे मतलब इतनी 22 ईयर्स में जब मैंने इंटरव्यू दिया था, तो सर उस एज में तो हर कोई सोचेगा ना कि इसको तो नॉलेज नहीं है। पर जब मैंने इंटरव्यू क्रैक करा, जब उन्होंने चीज़ें पूछी, पहले तो बेसिक्स पूछते हैं और जब वो थोड़ी एडवांस पूछते हैं ना, ज़्यादा नहीं पूछते वो, और उन्हें तो पता चल जाता है कि किस में कैपेबिलिटीज़ हैं किस में नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको हमेशा नॉलेज पे फोकस करना है।
देखिए जितने केस स्टडीज पेपर पढ़ रहे हो ना सर, सर नॉलेज पे ध्यान देना, इस पे तो कोई दिक्कत नहीं, इस पर सर हम है ना ध्यान देने के लिए। तो सर सिचुएशन बन के आई, सीएस क्या बोलेगा अगर उसे नहीं पता होगा, सर चलिए कोर्ट चलते हैं। कोर्ट गए, अब कोर्ट ने क्या करा, कोर्ट तो बताएगा ना कि अरे सीएस, वहाँ पे सीएस को गालियाँ भी पड़ती हैं, उनको बोलेंगे, जैसे आपने यूट्यूब पे देखा होगा शॉर्ट्स आती हैं, जज दे देता है ना गाली, तो एनसीएलटी में भी तो ऐसे ही होता होगा, आप तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंपनी को, तो सर ऐसे ही होता है। वहाँ पे आपको बोलेंगे अबे तू कानून वानून पढ़ता है, कैसा सीएस है, तो कहाँ से सर इसको बना लिया आपने। तो भाई ऐसे क्लाइंट को परेशान मत करा कर भाई, भाई ये सजेस्टिव है सर, ये डायरेक्टरी है, आपको 14 दिन का टाइम भी है, अब 15, 16, 17, 18 एनसीएलटी टाइम ले सकता है। अब वहाँ पे बेइज्जती अलग होगी, सैलरी और कम होगी, और वो लात मार के और भगा देगा आपको। तो ध्यान देना है भाई, इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है। आइए सर, अब ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट का केस था, मैं मजाक थोड़ी कर रहा था कि सब प्रेमिका आ रहे थे, तो सर मजाक नहीं था सर, वो सब मूवीज़ देखने जा रहे हो, ईटेबल अलाउड्स नहीं है, ईटेबल्स मतलब खाने की चीज़ें नहीं ले जा सकते सर। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला ईटेबल अलाउड हैं सर। नोट्स देखिए, नोट्स तो अच्छे लग रहे हैं ना सर, बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं सर, आपके साथ बैच पूरा एग्जॉस्टिव रहेगा, नोट्स पूरे एग्जॉस्टिव रहेंगे, कुछ नहीं करना है, बस फॉलो करना है चीज़ों को, और आपका एग्जाम बहुत आराम से निकल जाएगा सर। एमसीएस का माना लास्ट टाइम थोड़ा टफ गया था, टफ भी क्या गया था सर, जो स्टूडेंट बोल रहे थे सर बहुत मुश्किल आया पेपर सर, सर पास हुए ना सब, और जिसने कुछ नहीं पढ़ा था वो तो फेल हो गई। अब सर मॉल्स में, जब भी हम मॉल्स में जाते हैं, अगर आप लोगों के पास व्हीकल्स हैं, 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स, एक कह रहा सर 3 व्हीलर्स है, हाँ भाई बिल्कुल होगा, तो सर वहाँ पे जब आप जाओगे तो गाड़ी पार्क करोगे ना सर, तो गाड़ी पार्क करते हैं तो चार्जेस लेते हैं सर वो आपसे, पार्किंग चार्जेस। तो सर इसका भी केस आया था। अब लॉ क्या है, आप सबको पता है पार्किंग चार्जेस लेते हैं। अब आपके साथ डायरेक्टर बैठा हुआ है, तो सर बॉम्बे हाई कोर्ट का एक और डिसीजन था, अगर आपने सुना हो या नहीं भी सुना हो, तो सर बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला, अगर आप चार्जेस देते हैं सर, अगर आप चार्जेस देते हैं, किसका सर, पार्किंग का चार्ज देते हैं, तो सर पार्किंग का अगर चार्ज देते हैं तो वो चार्जेस, वो अमाउंट आप लोग रिडीम कर सकते हैं सर। रिडीम कर सकते हैं मतलब आप मॉल के अंदर जाएंगे, 1000 रुपये का आपने कुछ भी लिया आपने, तो उसको आप रिडीम कर सकते हैं। यानी कि 1000 रुपये की चीज़ थी, पार्किंग 600 रुपये की थी एग्जाम्पल, और उसमें से 600 लेस करके आप उसको रिडीम कर सकते हैं। तो सर ये किसको पता था, जिसने केस पढ़ा था, और जिसने केस पढ़ा था वही तो मतलब डायरेक्टर के सामने उसकी वैल्यू बढ़ेगी ना, कल को उसकी सैलरी और बढ़ेगी सर, बिल्कुल मतलब 1 लाख क्या सर, 2 लाख 3 लाख जितना चाहो, उन नॉलेज के ऊपर है सर। एक और एग्जाम्पल सर, अगर आप मुझे बताएं, आप लोग मार्केट गए, सुपर मार्केट गए, कुछ भी आपने क्लोथ्स लिए, शूज़ लिए, बाटा के शॉप में गए सर, तो सर बाटा के शॉप में आप लोग गए, शॉप के अंदर घुसे, अब हाथ में जूते लिए, जब आप जूते लेके गए सर, हो गया सर, ओके सर, तो सर वहाँ पे जो शॉपकीपर है उसने तो बाय बोल दिया, और आपके हाथ में क्या है सर, आपके हाथ में शूज़ हैं, तो सर ये शूज़ लेके आप चले जाओगे सर, कैसी बात कर रहे हैं, रुको रुको, बैग तो ले लो, पॉली बैग, तो सर बैग, हाँ भूल गया था, तो भाई बैग दे दो ना मुझे, तो वो कहते हैं सर बैग बिल्कुल देंगे सर, बिल्कुल, कैसी बात कर दी आपने, बैग नहीं देंगे क्या आपको, तो वो बैग दे देते हैं सर। जैसे ही वो बैग मुझे दे रहे हैं सर, चार्जेस भी तो लगेगा ना सर, 50 रुपये बैग के चार्जेस उन्होंने ले लिए। अच्छा सर, तो क्या सर ये अलाउड है, क्या है, तो सर मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लोग जाते हैं तो ये अलाउड नहीं है। देखा सर, यही होता है सर, वैल्यू किसकी, जिसका नॉलेज ज़्यादा। तो सर मैं आज किसी भी शॉप में गया, सर दीजिए, जैसे ही वो मुझे पॉली बैग देंगे तो उसमें देखना है, अगर बाटा के शोरूम में गया हूँ तो क्या वो मुझे बाटा की पॉलीथीन दे रहे हैं, अगर बाटा की पॉलीथीन दे रहे हैं तो सर कुछ भी नहीं देना। एग्जाम्पल देखते हैं सर, सर बाटा के शॉप में आप गए, कौन गया सर, अन्नी ने सामान खरीदा सर, फुकरे रिटर्न आ रही है ना सर, तो उसने सामान खरीदा और सामान के लिए बैग चाहिए था सर, उसे शूज़ लिए उसने, अब उसे क्या चाहिए, पैसे। और भाई बाटा के दुकान में गया, बाटा वाले बोले 150 रुपया लगेगा, हैं 150 रुपया, तो सर वहाँ पे आप लोग क्या बोलेंगे, अगर बाटा के वहाँ आप गए, आपने बैग लिया, अगर उसके बैग में उनके ब्रांडिंग हो रखी है सर, ब्रांडिंग अगर हो रखी है ना, तो आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। ये कौन बोलता है, बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन है। अगर किसी भी शोरूम में जा रहे हैं, उसका ब्रांड अगर उस बैग पे बना हुआ है,
अगर वो स्टिक है उस बैग पे कि बाटा लिखा हुआ है तो सर कुछ नहीं देना है। अगर वो नॉर्मल बैग दे रहा है तो आपको जो है उसको पे करना पड़ेगा, समझे सर। तो सर अगर उसका ब्रांड वैल्यू उस बैग पे लिखा है तो सर कुछ देने की जरूरत नहीं है। ये है डिसीजन बॉम्बे हाई कोर्ट का। तो सर देखिए कैसे आप लोगों के पैसे बचा सकते हैं। अगर आप बैग ले रहे हैं, नॉर्मल बैग ले रहे हैं या बाटा का बैग ले रहे हैं, तो सर वहाँ पे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपका डायरेक्टर आपको लेके गया, अरे सीएस साहब चलो आज घूम के आते हैं, डायरेक्टर तो पैसे वाले होते ही हैं और सीएस भी होते हैं। तो बाटा के शोरूम में तो जाओगे आप, तो क्या होगा सर, उनके शोरूम में जब आप गए तो वहाँ पे बैग के लिए आप बोलोगे भाई केस लॉ पढ़ा है क्या, कब का बॉम्बे हाई कोर्ट ने मना कर दिया है कि आप लोग जो है ब्रांड जो अगर आपके बैग पे लगाए तो वो आप उसका चार्जेस नहीं ले सकते। तो सर इसी को केस लॉज जो है ना इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। नॉलेज क्यों इम्पॉर्टेंट है सर, ये तो आपको पता ही होगा सर कि सबसे सुप्रीम बॉडी, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है सर, एपेक्स बॉडी, फिर सर हाई कोर्ट होते हैं, उसके बाद सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं और सेशन कोर्ट होते हैं। सर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग इनको इग्नोर करेंगे। यहाँ पे केसेस जो है हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पढ़ने वाले हैं, ये एनसीएलटी और एनसीएलटी के। और सर क्या होते हैं सर, एनसीएलटी और एनसीएलटी तो आपने पढ़ाई होगा, सेबी आप लोगों ने पढ़ाई होगा, सैट पढ़ाई है सर। तो सर बिल्कुल पढ़ेंगे सर, पूरा इनडेप्थ पढ़ेंगे, ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा इनडेप्थ पढ़ेंगे कि कोर्स ही खत्म ना हो, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब सर एक चीज़, सुप्रीम कोर्ट का कंपल्सिव ऑर्डर होता है, हाई कोर्ट का परसुएसिव ऑर्डर होता है। अब देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, मैंने कहा था ना मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। सब बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है क्या वो दिल्ली हाई कोर्ट के ऊपर एप्लीकेबल होगा? सर नहीं, वो दिल्ली हाई कोर्ट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि अगर दिल्ली में आप लोग चले गए टेबल्स लेके तो वो अलाउड नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो क्या होगा, परसुएसिव होगा। यानी कि आप दिल्ली हाई कोर्ट में चले गए, दिल्ली हाई कोर्ट में गए, कौन, हमारे बालक प्रेमी प्रेमिका गए, एक और दिल्ली वाले। तो सर जैसे ही वो गए वहाँ पे क्या हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट ने अलग डिसीजन, भाई ई टेबल अलाउड ही नहीं है, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो सर अलाउड करा था। तो सर जो ऑर्डर बॉम्बे हाई कोर्ट ने करा है वो ऑर्डर परसुएसिव है सर, कंपलसरी नहीं है कि दिल्ली हाई कोर्ट को भी वो मानना पड़ेगा, नहीं सर, वो परसुएसिव है। परसुएसिव मतलब हाँ उनका ऑर्डर को वो ले सकता है कि हाँ आपको रेफर करना है, मैं दिल्ली हाई कोर्ट हूँ तो मैं बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर को रेफर कर सकता हूँ सर, पर कंपलसरी ऐसा नहीं है कि हाँ भाई मुझे वो मानना ही पड़ेगा, मैं अगेंस्ट में डिसीजन दे सकता हूँ। तो ये है परसुएसिव ऑर्डर। पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया कि ई टेबल अलाउड है तो सर भाड़ में गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट, आपको सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का कंपल्सिव ऑर्डर है सर। तो सर समझ रहे हैं ये वाली बात, कंपल्सिव ऑर्डर मतलब अगर उन्होंने बोला है कि ई टेबल अब अलाउड है तो हर जगह ई टेबल अलाउड है, तो आप किसी भी कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो बोल दिया सर, यही सर। तो सर आपको समझ में आया यहाँ तक? तो सर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हमने एमसीएस स्टार्ट करा है, एमसीएस का फास्ट ट्रैक बैच। $100 मार्क्स का पेपर होगा सर, मिनिमम 40-50 क्लासेस में हम इसको कवर अप कर लेंगे। कोशिश यही रहेगी कि एग्जाम से 1 महीना पहले आप लोगों को फ्री कर दे। एंड सर एक बार ये क्लास आपने देख ली और 5 मिनट की अगर सेल्फ स्टडी कर ली ना सर, एग्जाम से 1 दिन पहले सिर्फ 5 मिनट में ये पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा सर, सिर्फ 5 मिनट में। आपको क्या करना है, कुछ ही नहीं करना है, सिर्फ चीज़ों को समझना है, क्योंकि ओपन बुक पेपर है, सिर्फ पढ़ना है और आगे बढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा आसान जाएगा। और ये सारे नोट्स आपको जो है शेयर करेंगे और पूरे चैप्टर के ऐसे ही नोट्स बनने वाले हैं। तो सर ये था इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स एमसीएस सब्जेक्ट के लिए, और जो धुआंधार चल रहा है, स्टूडेंट पसंद भी कर रहे हैं। और अगर आपको इनरोलमेंट करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है कॉल करना है 9818701776, इस पर मैसेज कर दीजिए या कॉल कर दीजिए। मिनिमम सर बिल्कुल मिनिमम प्राइस रखा हुआ है जो कि है 499, वो भी इसलिए ताकि सीरियस जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको इनरोल करें
और अगर उन्हें चाहिए, नीड है, इसलिए उसको देखिए। तो सर यहीं तक रखते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और सर वो भी ज़रूरी नहीं है, आपका एग्ज़ाम आने वाला है, बिल्कुल आप लोग इनरोल कर सकते हैं। सर 60 डेज़ की मनी बैक गारंटी ऑप्शन है। अगर आपको पसंद नहीं आता है, आप जब चाहे जो है फीस वापस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। वैलिडिटी सर जब तक आपका एग्ज़ाम पास नहीं हो जाता, अगर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है, पास नहीं हो रहा है तो जून तक वैलिडिटी मिलेगी, जून में भी नहीं हो रहा है तो सब आगे भी मिलेगी। वैलिडिटी अनलिमिटेड है, व्यूज़ भी अनलिमिटेड है सर। और नोट्स जो है सर ई बुक मिलेंगी, और हार्ड कॉपीज़ के लिए आपको बस सॉफ्टवेयर थोड़ा सा चार्जेस पे करना पड़ेगा, जो कि होगा 200 to 300 रुपीज़। ठीक है सर, तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय सर, गुड बाय।